हाँ भाई चले देखें। और लास्ट क्लास में चैप्टर केमिकल इक्विलिब्रियम में हम लोगों ने लास्ट हाथले प्रिंसिपल स्टार्ट कर लिया था। हम लोगों ने दो चेंजेस देख लिए थे, एक एडिशन ऑफ प्रोडक्ट और रिएक्टेंट, और उसके अलावा हम लोगों ने प्रेशर चेंज का इफेक्ट देखा था। तो मैंने आपको सिखाया था कि अगर आप किसी गैसीय सिस्टम के ऊपर प्रेशर बढ़ाएंगे तो रिएक्शन उधर शिफ्ट होती है जहां पर टोटल नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं, डिक्रीज होते हैं। जो इंक्रीज्ड प्रेशर का इफेक्ट होगा वही डिक्रीज्ड वॉल्यूम का होगा, या जो डिक्रीज्ड प्रेशर का इफेक्ट होगा वो इंक्रीज्ड वॉल्यूम का होगा। तो आप ये भी ध्यान रखें कि वॉल्यूम बढ़ाने पर रिएक्शन हायर मोल्स की तरफ शिफ्ट होती है। किसकी तरफ? है ना, प्रेशर बढ़ाओगे तो लोअर मोल्स की तरफ और वॉल्यूम बढ़ाओगे तो हायर मोल्स की तरफ शिफ्ट होती है। पर मैंने आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट सिखाया था कि अगर आप किसी सिस्टम पर प्रेशर बढ़ा रहे हो तो उससे वॉल्यूम क्या होगा, कम होगा। वॉल्यूम कम होगा तो इक्विलिब्रियम पर प्रेजेंट हर स्पीसी की कॉन्सेंट्रेशन क्या होती है, बढ़ती है। तो आप क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ लेना कि आपसे मोल्स पूछ रहा है या फिर कंसंट्रेशन पूछ रहा है। अगर वो आपसे मोल्स में चेंजेस पूछ रहा है तब तो आप अपना आंसर डायरेक्शन से दोगे, और अगर वॉल्यूम से मतलब कंसंट्रेशन पूछ रहा है तो फिर आपको अपना आंसर कैसे देना पड़ेगा, वॉल्यूम से देना पड़ेगा। ये आप जरूर ध्यान रखें, ये अनटच्ड है, ये आपसे पूछा जा सकता है। आज हम बढ़ रहे हैं वहीं से आगे और हम मूव कर रहे हैं अपने थर्ड फैक्टर की तरफ, दैट इज इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर चेंज। जैसा कि मैं आपको शुरू से बताता आ रहा हूं कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे। ठीक है, तो बहुत सिंपल सी बात है, ये आपके पास एक्सप्रेशन बनता है log to the base 10 K2 upon K1 is equals to delta H upon 2.303 R into 1 upon T1 minus 1 upon T2। ये इक्वेशन कहां से आया, ये हम लोग थर्मोडायनेमिक्स के अंदर सीख लेंगे आगे। काइनेटिक्स थर्मोडायनेमिक्स दोनों के अंदर आप सीखते हैं, तो अभी तो आप इसे ध्यान रखें, किसी भी रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे। अब अगर टेम्परेचर बढ़ता है, इफ टेम्परेचर इंक्रीजेस, तो आप खुद देखो अगर टेम्परेचर बढ़ेगा, बताओ क्या T2 की वैल्यू T1 से ज्यादा होगी? अगर T2 T1 से ज्यादा होगा तो बताओ 1 अपॉन T2 जो है वो 1 अपॉन T1 से क्या होगा, कम होगा। अगर ऐसा है तो 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2 की वैल्यू कैसी आती है? तो बेसिकली ये वैल्यू पॉजिटिव है। टेम्परेचर बढ़ाने पर ये वैल्यू हमेशा क्या हो रही है, बढ़ रही है। अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बढ़ेगा या कम होगा वो किस पर डिपेंड करेगा, डेल्टा H के साइन पर। तो आपके पास दो तरह की यहां पे रिएक्शंस हो सकती हैं। एक रिएक्शन कौन सी हो सकती है आपके पास, एंडोथर्मिक, और दूसरी रिएक्शन कैसी हो सकती है आपकी, एक्सोथर्मिक। तो बताओ एंडोथर्मिक रिएक्शंस क्या होती है जिनके लिए डेल्टा H कैसा होता है, पॉजिटिव। अब आप खुद देखो अगर डेल्टा H भी पॉजिटिव और ये टर्म भी पॉजिटिव तो log K2 अपॉन K1 की वैल्यू भी कैसी आ गई, पॉजिटिव। और K2 अपॉन K1 पॉजिटिव है, इसका मतलब K2 बाई K1 की वैल्यू 1 से बड़ी होगी। इसका मतलब K2 की वैल्यू K1 से क्या आएगी, ज्यादा। बताओ K2 अगर K1 से ज्यादा है तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बढ़ रहा है या कम हो रहा है? सो बेसिकली फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन equilibrium constant increases with increase in temperature। अब बताओ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू बढ़ेगी तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी या बैकवर्ड जाएगी? फॉरवर्ड ही जाएगी ना, बैकवर्ड क्यों जाएगी? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू बढ़ेगी भाई। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किसके बराबर होता है, Kf अपॉन Kb। खैर अभी इससे आप जज नहीं कर पाओगे, पर आप देखो ये किसके इक्वल होता है, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट भी होता है ना। तो अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बढ़ेगा तो प्रोडक्ट कांस्टेंट क्या हो रही होगी, बढ़ रही होगी, और रिएक्टेंट की क्या हो रही होगी, कम। दैट मींस रिएक्शन कहां शिफ्ट होगी आपकी, फॉरवर्ड। तो रिएक्शन विल शिफ्ट, वो और ज्यादा फॉरवर्ड रिएक्शन मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी। ये मैं आपको सिग्निफिकेंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में भी सिखा चुका हूं कि अगर किसी रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बहुत हाई है तो रिएक्शन ऑलमोस्ट पूरी कहां चली जाती है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। सेम इसी तरह अगर आप यहां बात करें एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए, बताओ डेल्टा H कैसा होगा, नेगेटिव। डेल्टा H नेगेटिव होगा तो log K2 अपॉन K1 की वैल्यू भी कैसी होगी, नेगेटिव। तो बताओ K2 लेस देन क्या हो जाएगा, K1। अब अगर K2 लेस देन K1 होगा दैट इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। और बताओ रिएक्शन किधर शिफ्ट होगी, विल शिफ्ट बैकवर्ड। एक्चुअली रिएक्शन क्या पूरा इक्विलिब्रियम बैकवर्ड शिफ्ट होता है, वो बोलने का तरीका होता है सिर्फ। ठीक है,
तो यहां से अल्टीमेटली जो चीज आपको ध्यान रखनी है उसका सिंपल सा मतलब यह है, अगर आप यहां से जज करो तो, कि एक्सोथर्मिक रिएक्शंस विल फेवर एट लो टेम्परेचर, और एंडोथर्मिक रिएक्शंस कहां फेवर करेगी, एंड एंडोथर्मिक एट हाई टेम्परेचर। तो देखिए ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इन चीजों के ऊपर आप ध्यान दें। जो आपकी एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होती है वो कहां फेवर करेंगे, हमेशा लो टेम्परेचर पे। अगर आप उसको फॉरवर्ड लेना चाहते हो तो आपको टेम्परेचर क्या करना पड़ेगा, डिक्रीज। और एंडोथर्मिक रिएक्शंस कहां फेवर करेंगी, अगर आप उसे फॉरवर्ड लेकर जाना चाहते हो तो आपको टेम्परेचर क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज। अगर आप लोगों को याद हो, हम लोगों ने हेबर्स प्रोसेस पढ़ा था, याद है, N2 गैस प्लस सही है ना। तो इस रिएक्शन के लिए अगर हम देखें, ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, इसका डेल्टा एच कैसा होता है, नेगेटिव होता है। तो इस रिएक्शन के लिए फेवरेबल कंडीशंस क्या होंगी बताओ। और मैं देखो यहां पे गैसेस के कितने मोल्स हैं, 4, यहां कितने हैं, 2, है ना। इसे हम जानते हैं बाय द नेम ऑफ हेबर्स प्रोसेस, जिसके थ्रू हम अमोनिया फॉर्म करते हैं। तो आप देखो, अगर आपको इस रिएक्शन को फॉरवर्ड लेके जाना है तो प्रेशर बढ़ाना होगा, क्योंकि प्रेशर बढ़ाने पर रिएक्शन किधर शिफ्ट होती है, यहाँ पे टोटल गैसियस मोल्स क्या होते हैं, डिक्रीज। तो देखो इधर 4, इधर 2, इधर जाएगी फॉरवर्ड। और टेम्परेचर क्या करना पड़ेगा, लो, क्योंकि रिएक्शन कैसी है, एक्सोथर्मिक। बताओ एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहां फेवर करती है, लो टेम्परेचर पर। तो मैंने आपको ये बताया था कि इसका लो टेम्परेचर कितना होता है, अराउंड 450 डिग्री सेल्सियस के आसपास। तो 450 डिग्री सेल्सियस हमारे हिसाब से हाई है, लेकिन इंडस्ट्रीज के हिसाब से कैसा टेम्परेचर होता है, लो टेम्परेचर होता है। तो यहां से जो सीखने वाली बात है वो सिर्फ इतनी से है कि अगर रिएक्शन एंडोथर्मिक है तो टेम्परेचर बढ़ाने पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी। अगर रिएक्शन एक्सोथर्मिक है तो टेम्परेचर बढ़ाने पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज। दैट मींस एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहां फेवर करती हैं, लो टेम्परेचर पे, और एंडोथर्मिक कहां फेवर करती हैं, हाई टेम्परेचर। चलिए, बहुत ही बढ़िया। ये था अपना तीसरा इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर चेंज। हम बढ़ते हैं और आगे और मूव करते हैं अपने अगले इफेक्ट के ऊपर, दैट इज इफेक्ट ऑफ इनर्ट गैस एडिशन। देखो, इनर्ट गैस को आप 2 अलग अलग कंडीशंस के ऊपर ऐड करते हो, ठीक है ना। तो मैं आपको बताता हूं दोनों कंडीशंस का क्या होता है, मतलब जो फाइनल चीज है वो आप याद रख ही लोगे, बहुत आसान होती है, बट उसका एक बार लॉजिक समझ लो। जैसे मान लो आपके सामने मैंने रिएक्शन लिखी है, PCl5 गैस गिव्स PCl3 गैस प्लस Cl2 गैस, ठीक है। यहां पर मैं एक बार मोल्स में बात कर लेता हूं। मान लो इसके A मोल्स थे और A मोल्स भी, हाँ चलो ये लिख लो, इसके A- X होंगे, इसके X होंगे, इसके X होंगे। अगर मैं इस रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखूं, Kp या Kc, जो भी आप लिखना चाहो, चलो Kp लिखते हैं। तो बताओ Kp क्या बनेगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl3 इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ Cl2 अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl5। या फिर अगर हम इसके लिए Kc लिखें तो बताओ Kc क्या बन जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ PCl3 इनटू कंसंट्रेशन ऑफ Cl2 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ PCl5। बोलो बनेगा। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl3 को तो हम क्या लिख सकते हैं, मोल्स ऑफ PCl3 अपॉन टोटल मोल्स, ऐसे लिख रहा हूं भी मैं। और इनटू क्या बन जाएगा बताओ, टोटल प्रेशर। सिमिलरली Cl2 के लिए मोल्स ऑफ Cl2 अपॉन टोटल मोल्स इनटू टोटल प्रेशर। और PCl5 के लिए क्या बनेगा, मोल्स ऑफ PCl5 अपॉन टोटल मोल्स इनटू टोटल प्रेशर। तो आप ध्यान से देखो, P टोटल N टोटल से P टोटल N टोटल गया। अल्टीमेटली आपके पास क्या क्या बचा, एक तो बचा मोल्स ऑफ PCl3, एक बचा मोल्स ऑफ Cl2 और एक बचा मोल्स ऑफ PCl5। इसके साथ यहां पर क्या बच गया है, P टोटल अपॉन N टोटल। अब आप इस चीज पे फोकस करना, ये वाला पॉइंट, ठीक है। या फिर अगर हम इस रिएक्शन के लिए देखें तो बताओ PCl3 को क्या लिखेंगे, मोल्स ऑफ PCl3 अपॉन वॉल्यूम, ये बनेगा मोल्स ऑफ Cl2 अपॉन वॉल्यूम, ये बनेगा मोल्स ऑफ PCl5 अपॉन वॉल्यूम। बोलो दिखाई दे रहा है आप लोगों को। तो अगर हम इसको अरेंज करें तो ओवरऑल वैल्यू क्या बन जाएगी आपके पास, मोल्स ऑफ PCl3 इंटू मोल्स ऑफ Cl2 अपॉन मोल्स ऑफ PCl5 और इंटू 1 अपॉन वॉल्यूम का एक टर्म आ जाएगा। बोलो यहां तक दिखता है। अब अगर मैं इस रिएक्शन पे इनर्ट गैस ऐड करूं तो इनर्ट गैस 2 ही कंडीशन पे ऐड हो सकती है, या तो वॉल्यूम कांस्टेंट हो,
जब डब्बा कैसा होगा, रिजिड, जिसकी वॉल्स मूव। मान लो आपके पास ये कंटेनर है, इस कंटेनर में रिएक्शन चल रही है PCl5 PCl3 Cl2, इसकी वॉल्स फिक्स्ड है। खुद सोच समझ के बोलना, अगर मैं इसमें 2 मोल हीलियम ऐड कर दूं, कितना, तो बताओ क्या इस डब्बे का वॉल्यूम चेंज हो जाएगा? क्या चेंज होगा? समझते हो? प्रेशर बढ़ेगा, दिख रहा है। टेम्परेचर पे क्या फर्क पड़ेगा? टेम्परेचर तो हम मेंटेन करके रखते हैं, तो हमने टेम्परेचर मेंटेन किया हुआ है, तो वॉल्यूम, डब्बा फिक्स कर दे तो वॉल्यूम फिक्स हो चुका है। तो बताओ यहां पर क्या होगा? प्रेशर बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा? अच्छा, मोल्स भी बढ़ गए क्या? टोटल मोल्स तो बढ़ गए, आपने एक्स्ट्रा 2 मोल हीलियम ऐड की है। अगर इसी डब्बे की जगह मेरे पास ऐसा डब्बा होता जिसमें एक पिस्टन लगा हुआ है, अभी इधर और इधर का प्रेशर सेम है, अब मैंने इसमें 2 मोल हीलियम ऐड कर दी, बताओ क्या होगा? वॉल्यूम बढ़ेगा। क्या पिस्टन इधर जाएगा? दिख रहा है सबको? कब तक? जब तक दोनों साइड का प्रेशर क्या होता है, दैट मींस प्रेशर तो कांस्टेंट है। चेंज क्या हो गया? तो जब आप कांस्टेंट वॉल्यूम पर इनर्ट गैस ऐड करोगे तो प्रेशर बढ़ेगा, साथ साथ मोल्स भी बढ़ेंगे। जब आप कांस्टेंट प्रेशर पर इनर्ट गैस ऐड करोगे तो डब्बे का क्या होता है? वॉल्यूम बढ़ता है। बोलो यहां तक समझ में आता है? तो आओ इनर्ट गैस ऐड करते हैं पहले कांस्टेंट वॉल्यूम पर। किस पे ऐड करेंगे? बताओ, अगर मैं यहां कांस्टेंट वॉल्यूम कर दूं, वॉल्यूम फिक्स्ड है, अब मैंने इसमें 2 मोल हीलियम ऐड की। क्या ऐड की? बताओ 2 मोल हीलियम ऐड करने पर क्या PCl3 के मोल्स बदलेंगे? Cl2 के बदलेंगे? PCl5 के बदलेंगे? इनर्ट है भाई, रिएक्ट नहीं कर सकती, किसी के मोल्स चेंज, डब्बे का वॉल्यूम आप चेंज होने दे ही नहीं रहे हो। बताओ क्या ये Kc इक्वल टू QC रहा होगा इक्विलिब्रियम पर? तो बताओ क्या QC की वैल्यू बदलेगी? नहीं बदलेगी ना, तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब। कोई डाउट? आप इससे देख लो, आपने कांस्टेंट वॉल्यूम पर इनर्ट गैस ऐड की है, आपने खुद बताया मुझे, बताओ मोल्स बढ़ेंगे? प्रेशर बढ़ेंगे ना, मोल्स, प्रेशर बढ़ेगा। इन दोनों का रेशियो क्या रहने वाला है? सेम, क्योंकि PV इक्वल टू क्या होता है? इनर्ट। बताओ क्या इसकी वैल्यू बदलेगी? तो इक्विलिब्रियम पे कोई इफेक्ट। दैट मींस जब आप इनर्ट गैस को कांस्टेंट वॉल्यूम पर ऐड करते हो तो इक्विलिब्रियम पर कोई इफेक्ट। किसी को डाउट? चलो कांस्टेंट प्रेशर पर ऐड करें। जैसे ही आपने इनर्ट गैस को कांस्टेंट प्रेशर पर ऐड किया, आप खुद बोल रहे हो वॉल्यूम बढ़ेगा। बढ़ेगा? बताओ अभी QC KC के बराबर होगा। बताओ अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो क्या होगा? कौन बोला KC घटेगा? QC घटेगा, KC तो उतना ही रहेगा। बताओ QC घटेगा तो QC KC से छोटा हो जाएगा, और जब QC KC से छोटा होता है तो रिएक्शन कहां जाती है? फॉरवर्ड। कोई डाउट? ये तो हुआ लॉजिक। अब याद क्या रखना है? बहुत सिंपल है। इनर्ट गैस को अगर आपने कांस्टेंट वॉल्यूम पर ऐड किया तो कोई इफेक्ट, लेकिन अगर आपने इनर्ट गैस को कांस्टेंट प्रेशर पर ऐड किया तो वॉल्यूम बढ़ेगा, और वॉल्यूम बढ़ता है तो रिएक्शन हायर मोल्स की तरफ जाती है। किसकी तरफ जाती है? बताओ ये रिएक्शन किधर जाएगी? कोई डाउट? सही है? क्लियर? चलिए बहुत ही बढ़िया। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, इनर्ट गैस इफेक्ट ऐड करने का क्या इफेक्ट होता है। तो पहला कि इफ इनर्ट गैस इज एडेड एट कांस्टेंट वॉल्यूम, देन नो इफेक्ट। रीजन मैं आपको समझा ही चुका हूं, ठीक है। तो कांस्टेंट वॉल्यूम पर इनर्ट गैस ऐड करने का इक्विलिब्रियम पर कोई इफेक्ट नहीं होता है, लेकिन अगर आपने इनर्ट गैस ऐड की है, एडेड एट कांस्टेंट प्रेशर, देन क्या होगा बताओ? वॉल्यूम विल इंक्रीज, और जब वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो बताओ रिएक्शन किधर शिफ्ट होगी? फॉरवर्ड नहीं, रिएक्शन विल शिफ्ट टुवर्ड्स हायर गैसियस मोल्स, हायर गैसियस मोल्स। बस ये दो चीजें अगर आप ध्यान रख लें तो आप इनके सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपसे बोलूं कि आप सामने एक रिएक्शन है, हेबर्स प्रोसेस अगेन, N2 गैस प्लस 3H2 गैस गिव्स 2NH3 गैस। ये सिस्टम अभी इक्विलिब्रियम पर बैठा हुआ है। अगर मैं इसमें हीलियम गैस इंट्रोड्यूस कर दूं, बताओ रिएक्शन किधर शिफ्ट होगी?
सॉरी कांस्टेंट प्रेशर पर ऐड की हीलियम गैस, कांस्टेंट प्रेशर पर ऐड की हीलियम, वॉल्यूम बढ़ेगा, हायर मोल्स किधर हैं, बैकवर्ड, तो रिएक्शन किधर शिफ्ट होगी, बैक। अगर कांस्टेंट वॉल्यूम पर ऐड करते तो डॉन, समझ में आ गया? चलिए बहुत ही बढ़िया। तो ये था आपका फोर्थ इफेक्ट जो आपको पता होना चाहिए, दैट इज इफेक्ट ऑफ इनर्ट गैस एडिशन। चलिए चलते हैं आगे अपने अगले और लास्ट इफेक्ट के ऊपर, दैट इज इफेक्ट ऑफ, आप सभी जानते हैं कैटलिस्ट क्या होता है? कैटलिस्ट एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो रिएक्शन की रेट को चेंज कर देता है और खुद के अंदर कोई चेंज आने, केमिकली उसमें कोई चेंज नहीं आता है, ठीक है। और दूसरा दो टर्म होते हैं, एक होता है कैटलिस्ट और एक होता है इनहिबिटर। क्या होता है? कैटलिस्ट और एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा गया, अगर कैटलिस्ट बोला है तो वो रिएक्शन की रेट को, और इनहिबिटर रिएक्शन की रेट को क्या करेगा, कम करेगा, ठीक है। तो पहले तो हम कैटलिस्ट के बारे में बात कर लें। कैटलिस्ट इज द सब्सटेंस which alters the rate of reaction by rate of reaction without having any change in itself। उसके खुद के अंदर कोई चेंज नहीं आता है, बट रिएक्शन की रेट को क्या करता है, बदलता है। आगे चल के हम चैप्टर पढ़ेंगे केमिकल काइनेटिक्स, वहां पे और इसको डिटेल में सीखेंगे। बट अभी के लिए आपको जो ध्यान रखना है वो बहुत सिंपल सी बात है, अ कैटलिस्ट हैज नो इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम स्टेट, इट ओनली changes the time taken to attain equilibrium। ये चीज आप ध्यान रखें, एक कैटलिस्ट का और कोई काम नहीं होता है। अगर कोई रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर है, लेट्स से A aqueous gives B aqueous plus C aqueous, मान लो आप इक्विलिब्रियम पर बैठे, इसकी कंसंट्रेशन 2 मोलर है, ये 1 मोलर है, ये 1 मोलर है, और आपने इक्विलिब्रियम अटेन किया था 10 मिनट में। अब आपने इसी रिएक्शन को दोबारा से शुरू किया है कैटलिस्ट के साथ, तो जब इक्विलिब्रियम आएगा तो वापस से ये 2 मोलर 1 मोलर 1 मोलर, लेकिन यहां पर 10 मिनट में आ रहा था, हो सकता है इक्विलिब्रियम 2 मिनट के अंदर आ जाए अगर आपने कैटलिस्ट यूज किया है। अगर आपने इनहिबिटर यूज कर लिया, हो सकता है इक्विलिब्रियम 15 मिनट के अंदर आए या 20 मिनट के अंदर आए। इतना ऐसा ही फर्क होता है, बाकी कैटलिस्ट और कोई चेंज नहीं कर सकता है। आपको बात समझ में आ रही है? तो कैटलिस्ट का इक्विलिब्रियम पर कोई इफेक्ट नहीं होता है, कैटलिस्ट सिर्फ उस टाइम को बदल देता है जिसमें क्या अटेन हो रहा होगा, इक्विलिब्रियम अटेन हो रहा होगा। फॉर द टाइम बीइंग एक दो छोटी छोटी चीजें और आपको ध्यान रखनी है कैटलिस्ट के लिए। तो अगर मेरे पास कोई रिएक्शन है रिवर्सिबल जो कि अल्टीमेटली इक्विलिब्रियम पर आने वाली है, ठीक है, तो आप सभी जानते हैं ये फॉरवर्ड रिएक्शन है और ये, तो एक कैटलिस्ट क्या करता है, कैटलिस्ट हाँ इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन बाय सेम अमाउंट, ठीक है। जितनी फॉरवर्ड को बढ़ाएगा उतनी किसको बढ़ा देगा, बैकवर्ड। तो टाइम क्या लगने वाला है आपको, कम लगने वाला है ना। फिजिक्स में सीखते हो ना, 2 गाड़ियां आ रही है इधर से, एक धीरे एक फास्ट है, और फिर एक दोनों ही फास्ट हैं, तो टाइम क्या हो जाता है आपका, रिड्यूस हो जाता है। सेम वही फंडा है। तो ये दोनों रिएक्शन की रेट क्या करता है, सेम अमाउंट से बढ़ाता है। एक चीज तो आप ये ध्यान रखें, और उसके अलावा अभी तो और कुछ जरूरत है नहीं, एनर्जी एक्टिवेशन जो तो अपन बाद में पढ़ ही लेंगे, ठीक है। तो अभी आप इस चीज को जरूर ध्यान रखना कि कैटलिस्ट काम कैसे करता है। अगर कैटलिस्ट है तो वो दोनों रिएक्शन की रेट को सेम अमाउंट से बढ़ा देगा, और इनहिबिटर है तो दोनों रिएक्शन की रेट्स को सेम अमाउंट से क्या कर देता है, कम कर देता है। तो बस यही है आपके इफेक्ट्स, ये आपको बहुत अच्छे से आने चाहिए। टोटल 5 इफेक्ट्स है। आओ इन पांचों को एक साथ एक पेज पे ले आते हैं, कुछ माइंड मैप्स की फॉर्म में। तो देखें आप लोग ध्यान से, और बस इन्हीं के सहारे आप चलेंगे, वैसे तो आपको याद है। तो अगर हम
ली चैटलियर्स प्रिंसिपल की बात करें तो उसने आपको एक चीज सिखाई है, क्या? जो आप करते हो वो उसका क्या करता है? उल्टा। बट आपके पास अलग अलग चेंजेस हैं। सबसे पहला चेंज किसका था? एडिशन और रिमूवल ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। तो आप बहुत अच्छे से जानते हो क्या? एडिशन ऑफ रिएक्टेंट एंड रिमूवल ऑफ प्रोडक्ट। बताओ रिएक्शन कहां जाएगी? फॉरवर्ड। और दूसरा तो उसका उल्टा हो ही जाएगा। उसके बाद आपने क्या सीखा था? प्रेशर का इफेक्ट। प्रेशर बताओ क्या सीखा प्रेशर में? प्रेशर इंक्रीज्ड तो रिएक्शन की शिफ्ट जाएगी लोअर गैसियस मोल्स। तो प्रेशर इंक्रीज्ड हो या फिर वॉल्यूम, दोनों का इफेक्ट क्या होने वाला है? सेम। उसके बाद आपने क्या सीखा? टेम्परेचर। तो बताओ अगर एंडो है तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इंक्रीजेस और रिएक्शन कहां फेवर करती है? फेवर्स एट हाई टेम्परेचर। और अगर रिएक्शन कैसी है? एक्सो, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है? डिक्रीज और रिएक्शन कहां फेवर करती है? एट लो टेम्परेचर। फिर आपने क्या सीखा? इफेक्ट ऑफ इनर्ट गैस एडिशन। क्या था? अगर कांस्टेंट वॉल्यूम पर ऐड किया नो इफेक्ट, लेकिन अगर कांस्टेंट प्रेशर पे ऐड किया, हाँ नहीं ऐसा हो जाएगा। कांस्टेंट प्रेशर पे ऐड किया तो क्या इंक्रीज होगा? वॉल्यूम। और वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो हायर गैसियस मोल्स। हायर मोल्स मत याद रखो, गेम कर लोगे आप, है ना। और कैटलिस्ट, कैटलिस्ट का तो कोई इफेक्ट। तो ये आपके पास लास्ट शातले प्रिंसिपल है और ये 5 इफेक्ट है जिनके ऊपर आपको आंसर्स देने होते हैं। तो आप देखो, स्टार्ट करते हैं एक दो क्वेश्चंस के साथ, भी देखते हैं किस तरह क्वेश्चन आपसे यहां पे पूछ सकता है। ये बीच में इक्विलिब्रियम का साइन है, भावनाओं को समझें, आंसर बताएं। सी द फॉरवर्ड रिएक्शन एट कांस्टेंट टेम्परेचर। भाई आपके पास है PCl5 गैस, बताओ डिसोसिएट होकर क्या बनाएगा? PCl3 गैस प्लस। अब आपको रिएक्शन लेकर जानी है फॉरवर्ड। पहला, इंट्रोड्यूसिंग क्लोरीन गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो बैकवर्ड आएगी। इंट्रोड्यूसिंग एन इनर्ट गैस एट कांस्टेंट प्रेशर, सही है। कांस्टेंट प्रेशर पे इनर्ट गैस ऐड करोगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा, और वॉल्यूम बढ़ाने पर रिएक्शन कहां जाती है? हायर मोल्स की तरफ। तो हायर मोल्स इधर ही जा रहे हैं, फॉरवर्ड जाएगी। ये हो गया बी ऑप्शन करेक्ट आंसर। इंक्रीजिंग द वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, ये भी बिल्कुल सही है। इंट्रोड्यूसिंग PCl5 पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो गया, ठीक है। बी, सी और डी तीनों इसके क्या होंगे? करेक्ट आंसर्स, सही है। तो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस आपको बहुत मिलेंगे, आप करना, नहीं आएगा तो फिर हम लोग उनको डिस्कस करेंगे, ठीक है। बाकी आपको मैंने 5 इफेक्ट सिखा दिए हैं, कैसे उनको याद रखना है और कैसे ये काम करते हैं। कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, नहीं? चलिए, बहुत ही बढ़िया। तो यहां पे खत्म होता है अपना केमिकल इक्विलिब्रियम एक पार्ट। अब हम चल रहे हैं फेज इक्विलिब्रियम या फिर फिजिकल इक्विलिब्रियम पे, जो कि बहुत छोटा सा है, पर कुछ चीजें जो आपको यहां पर सीखनी होगी। तो देखें, फिजिकल और फेज इक्विलिब्रियम मैं आपको पहले भी सिखा चुका हूं कि अगर इक्विलिब्रियम फिजिकल चेंज में ऑब्टेन हो रहा है तो उसे हम लोग कौन सा चेंज बोलते हैं? मतलब फिजिकल चेंज या फिर फिजिकल इक्विलिब्रियम बोलते हैं। फेज, आप लोगों को फेज का मतलब पता है? सॉलिड, लिक्विड और गैस। इसे थोड़ा सा बदल लें, फेज का मतलब होता है स्ट्रक्चर, इंटरनल स्ट्रक्चर, इंटरनल अरेंजमेंट, इंटरनल स्ट्रक्चर। तो अगर किसी सब्सटेंस का इंटरनल स्ट्रक्चर चेंज होता है तो उसे हम लोग किसके अंदर काउंट करते हैं? फिजिकल चेंज या फिर फेज इक्विलिब्रियम में। तो जो आप सीख चुके हैं बिल्कुल सही है। जैसे एक सॉलिड का किस में कन्वर्ट होना? लिक्विड में। एक लिक्विड का किस में कन्वर्ट होना? और एक सॉलिड का किस में कन्वर्ट होना? गैस में। ये सभी आपके फेज चेंजेस में आते हैं। आप सभी जानते हैं इसको हम लोग क्या बोलते हैं? फ्यूजन।
इसे हम लोग क्या बोलते हैं? वेपराइजेशन। और ये क्या होता है? सब्लिमेशन। ठीक है, यहां पर जो है एनर्जी काम में आती है उसे हम बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। क्या बोलते हैं? इसे हम लोग क्या बोलते हैं? एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? लेकिन एक और चेंज होता है, आप जरूर ध्यान रखना इसे। किसी भी सब्सटेंस के अगर आप एक एलोट्रॉप को दूसरे एलोट्रॉप में कन्वर्ट करो तो ये भी किसके अंदर काउंट होता है? फिजिकल चेंज, फिजिकल इक्विलिब्रियम, या फिर इसे हम लोग फेज इक्विलिब्रियम बोलते हैं। जैसे कार्बन सॉलिड चेंजेस टू कार्बन सॉलिड, दोनों जगह कार्बन ही है ना, अब दोनों ही सॉलिड है। तो आप बचपन से, क्योंकि आपको फीडेड है ये कि फिजिकल स्टेट बदलती है तो ही फिजिकल चेंज होता है, नहीं, इंटरनल अरेंजमेंट चेंज हो गया तो भी उसका सब्सटेंस क्या हो गया? क्या डायमंड और ग्रेफाइट की प्रॉपर्टी सेम होती है तो दोनों सॉलिड है तो दोनों कार्बन ही, तो वो भी किसके अंदर काउंट होता है? फेज। तो आज के बाद अपनी डिक्शनरी में एक और वर्ड ऐड कर लो कि एलोट्रोपिक ट्रांजिशन। क्या बोलते हैं इसे हम लोग? एलोट्रोपिक ट्रांजिशन, क्योंकि आगे थर्मो में हम इसे यूज करेंगे। तो जो एलोट्रोपिक ट्रांजिशन होता है वो भी किसके अंदर काउंट होता है? फिजिकल या फिर फेज इक्विलिब्रियम में। तो यहां अगर ये ग्रेफाइट है और ये आपका डायमंड है तो ये दोनों भी किसके पार्ट होंगे? फिजिकल इक्विलिब्रियम या फिर फेज इक्विलिब्रियम के पार्ट होंगे। बोलो यहां तक समझ में आता है? अब इनमें नॉर्मल चेंजेस तो आप खुद ही देख लोगे। जैसे मान लो मैं आपसे बोलूं कि टेम्परेचर बढ़ता है, बताओ सॉलिड को लिक्विड में बदलने के लिए हीट देनी पड़ती है, रिलीज होती है? बताओ इसका डेल्टा एच कैसा होगा? पॉजिटिव। अच्छा, इसका डेल्टा एच इसमें डाउट नहीं ना किसी को भी? सॉलिड को गैस में बदलना है, हीट करना पड़ेगा, अपने आप तो होने से रहा है ना। तो ये सभी एंडोथर्मिक रिएक्शंस हैं। बताओ टेम्परेचर बढ़ाने पर कहां जाएगी? इसमें कुछ याद करने की जरूरत थोड़ी है। टेम्परेचर बढ़ाओगे, इसको और गर्म करोगे तो सॉलिड और मेल्ट होगा। लिक्विड को और हीट करोगे तो वो और गैस में कन्वर्ट होगा। सॉलिड को हीट करोगे तो वो भी गैस में कन्वर्ट होगा। तो ये तो कॉमन सेंस है, इसमें कुछ करना ही नहीं है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्या होता है यहां पर? प्रेशर का चेंज। क्या होता है? तो कभी भी किसी फिजिकल इक्विलिब्रियम में अगर प्रेशर चेंज हो तो आप मुझ पर भरोसा रखें और इसको याद रखें। दिस वन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। सबसे कम पूछा गया है, पूछा जा सकता है आपसे कि व्हेन प्रेशर इज इंक्रीज्ड, प्रेशर इज इंक्रीज्ड इन फिजिकल इक्विलिब्रियम, reaction shifts towards higher density। तो जिधर डेंसिटी बढ़ती है रिएक्शन क्या हो जाती है? उधर ही शिफ्ट हो जाती है। ये आप ध्यान रखना। प्रेशर बढ़ाने पर अगर फिजिकल इक्विलिब्रियम, पहले ही बता दूं, ठीक है, आप में से कई लोग ये गलती कर सकते हैं कि वो ली चटलेस प्रिंसिपल को यहां पे भी लगा देंगे। नहीं लगाना, वो अलग था, वो केमिकल इक्विलिब्रियम के लिए ही था, उसको यहां ना चिपकाएं, ठीक है, वरना आप नेगेटिव जा सकते हैं। अगर फिजिकल इक्विलिब्रियम में चाह रहे हैं, दिख रहे हैं फिजिकल इक्विलिब्रियम है, इन पे प्रेशर बढ़ाने पर रिएक्शन हमेशा किधर शिफ्ट होगी? हायर डेंसिटी। तो ये एक स्टेटमेंट आपको याद रखना है, बाकी कुछ भी किसी चीज की जरूरत नहीं। क्लियर है? तो अब आप मुझे बताओ, अगर मैं यहां प्रेशर बढ़ाऊं तो रिएक्शन किधर जाएगी? सॉलिड डेंसिटी जनरली लिक्विड से क्या होती है? ज्यादा। ये कह सकते हैं। डायमंड की डेंसिटी ग्रेफाइट से क्या होती है? ज्यादा। तो रिएक्शन कहां शिफ्ट होगी? समझ पा रहे हैं? तो सबसे पहले आप ये ध्यान रखें, जैसे मैं आपसे बोलूं कि आपके पास है आइस और है वाटर, तो आप सभी जानते हैं इसकी डेंसिटी क्या होती है? कम, इसकी डेंसिटी क्या होती है? ज्यादा। तो ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर बताओ रिएक्शन किधर शिफ्ट होगी? फॉरवर्ड का मतलब मोर आइस विल मेल्ट। तो अगर आपने आइस वाटर इक्विलिब्रियम में प्रेशर बढ़ाया तो और ज्यादा आइस क्या होगी? मेल्ट होगी, और वो किस में कन्वर्ट होगी? वाटर में। मान लो अगर मेरे पास आइस की जगह Fe सॉलिड है और ये इन इक्विलिब्रियम में विद Fe लिक्विड, और मैं इस सिस्टम के ऊपर प्रेशर बढ़ाता हूं, बताओ रिएक्शन किधर शिफ्ट होगी?
क्यों? क्योंकि यहां पर आयरन की डेंसिटी क्या होती है? ज्यादा, और आयरन लिक्विड की डेंसिटी क्या होती है? कम। या बचपन से पढ़ते हो, वाटर एक ऐसा सब्सटेंस है जिसकी सॉलिड स्टेट में डेंसिटी उसकी लिक्विड स्टेट डेंसिटी से क्या होती है? कम। इसीलिए तो आइस वाटर पे क्या करती है? फ्लोट। और आप सभी जानते हैं ऐसा क्यों होता है? ओपन केज लाइक स्ट्रक्चर, याद है ना? इसके अंदर एयर भर जाती है और इसीलिए डेंसिटी ऑफ आइस जो होती है वो डेंसिटी ऑफ वाटर से क्या होती है? कम होती है। कोई दिक्कत? इससे ऑलमोस्ट आप फिजिकल इक्विलिब्रियम के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं इस एक ही स्टेटमेंट से, क्योंकि बाकी इफेक्ट आपको नॉर्मल से ही दिख जाएंगे इसके अंदर, ठीक है ना? लेकिन अभी एक और चीज यहां पर सीखनी होती है, इसे हम बोलते हैं फेज डायग्राम। क्या बोलते हैं? तो आज स्टार्ट करते हैं विद वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये एक एक्सपेरिमेंटल डायग्राम है जो आपको पढ़ना आना चाहिए। तो इसे आप सिंपल या तो कई बार फेज डायग्राम या कई बार इसे ट्रिपल फेज डायग्राम भी लिख दिया जाता है। तो यहां ऐसा कुछ नहीं कि आप लॉजिक से लगा पाओगे, तो मैं आपको सिखा रहा हूं, आप सीखें और उसको आपको पढ़ना आना चाहिए, डेटा उसे निकालना आना चाहिए, ठीक है? जैसा आपने भी देख लिया, आइस वाटर सिस्टम जो है यानी वाटर, वो बाकी सब्सटेंसेस से क्या करता है? डिफरेंट बिहेवियर शो करता है। जहां बाकी सब्सटेंसेस के लिए सॉलिड की डेंसिटी लिक्विड से क्या होती है? ज्यादा, वाटर के केस में सॉलिड की डेंसिटी लिक्विड से क्या होती है? कम। तो उसी के ऊपर ये काम करता है। इसलिए हम सबसे पहले ट्रिपल फेज डायग्राम जो पढ़ने वाले हैं वो किसका पढ़ेंगे? वाटर का। फिर दूसरे सब्सटेंस के अंदर दिखा दूंगा आपको क्या फर्क पड़ता है। तो आइए, इधर होता है प्रेशर और इधर होता है टेम्परेचर, ठीक है? यहां पर जो आपका ट्रिपल फेज डायग्राम बनता है उसमें तीन ऐसे कर्व्स बनते हैं। ठीक है? तो यहां पे सबके अपने अपने रीजन है। आप देखेंगे ये वाला रीजन सॉलिड को डिनोट करता है, ये वाला रीजन लिक्विड को डिनोट करता है, और ये वाला रीजन वेपर्स यानी गैस को डिनोट करता है। ये जो आपको कलर्ड लाइंस दिख रही हैं सब बाउंड्रीज हैं। जैसे आप क्रॉस करोगे, आप जैसे इंडिया है, ये चाइना है और ये पाकिस्तान है, तो ये क्या उनकी बॉर्डर्स हैं। अगर आप यहां खड़े हो, यहां पर इस बॉर्डर के अलोंग, तो इंडिया और पाकिस्तान इक्विलिब्रियम में है। ना हम जा सकते हैं ना वो आ सकते हैं। इस बॉर्डर पे सियाचिन, लेह लद्दाख, सियाचिन उसी के बाद जाता है, वहीं पे इंडिया चाइना इक्विलिब्रियम में, और यहां तो आपको पता ही है यहां तो फुल इक्विलिब्रियम है। तो बिल्कुल ऐसे ही होता है, ये ट्रांजिशन पॉइंट्स हैं। इस लाइन के इधर सिर्फ और सिर्फ क्या मिलेगा? इस लाइन के उधर सिर्फ और सिर्फ क्या मिलेगा? और इस लाइन पर दोनों के दोनों एक साथ को एग्जिस्ट कर रहे होंगे इक्विलिब्रियम में। सेम यहां, सेम यहां। बताओ, जब सॉलिड गैस में कन्वर्ट होता है उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? तो ये आपकी सब्लिमेशन लाइन है या फिर सब्लिमेशन कर्व है। सही है? और ये तो गांव का अच्छा जानता है, नहीं जानता तो आज जान ले। थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ोगे आप लोग। सॉलिड और गैस अपने सब्लिमेशन टेम्परेचर पर इक्विलिब्रियम पर होते हैं। क्या होते हैं? ऐसे ही सॉलिड और लिक्विड अपने फ्यूजन पॉइंट यानी मेल्टिंग पॉइंट पर क्या होंगे? इक्विलिब्रियम पर। लिक्विड और गैस हमेशा अपने बॉइलिंग पॉइंट पर किस में एग्जिस्ट करेंगे? इक्विलिब्रियम में। किसी से पूछने की जरूरत ही नहीं। अगर मैंने आपसे बोल दिया बॉइलिंग पॉइंट, तो ये सार्वभौमिक सत्य है, यूनिवर्सल ट्रुथ, कि लिक्विड और गैस उस टेम्परेचर पर किस में एग्जिस्ट कर रहे होंगे? इक्विलिब्रियम में। तो ये जो लाइन है, इस लाइन का हर पॉइंट आपको इक्विलिब्रियम स्टेट दिखा रहा है, और इनसे आप इनके सब्लिमेशन टेम्परेचर, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये सब कैलकुलेट कर सकते हैं। जरा ध्यान से देखें, अगर मैं यहां पर मार्क कर दूं कि ये 1 atm है, और इस 1 atm से मैं एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूं, अरे कहां चली गई? तो बताओ, जहां पर
जहां पर ये इस लाइन को कट कर रहा है, बताओ इस लाइन के अलॉन्ग क्या हो रहा है, सॉलिड किस में जा रहा है, तो बताओ ये जो टेम्परेचर आएगा इससे करेस्पॉन्डिंग, ये आपको क्या देगा, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ, सही है क्या, सोना बटोर रहे हो हैं, हाँ तो ये ना नाक, पता नहीं पढ़ाते टाइम में नाखून क्यों साफ करते हैं लोग, और भी जिंदगी में और बहुत टाइम मिलता है, उस टाइम साफ कर लो, कंसंट्रेट कर रहे हो तो उस टाइम में। आपको ना आगे बिठाऊंगा मैं कल से यहाँ पे, आप सबसे ज्यादा डिस्ट्रैक्टेड हो अपनी लाइफ में, मुझे ऐसा लगता है इस क्लास के अंदर, तो सही बोल रहा हूँ ना, वो तो दिखता है क्लास में, दिखता है वो तो मेरे को, आई नो आई नो आई नो। हाँ भाई ये बताओ क्या होगा, ये होगा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड, ठीक है। तो इस तरह से आपको मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट निकालना आना चाहिए। बोलो यहां तक कहानी समझ में आती है। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं चाहता हूं, अच्छा आपको ये पता होगा ये इसका कौन सा बॉइलिंग पॉइंट होगा, नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट। कौन सा होगा, जब एक्सटर्नल प्रेशर 1 atm होता है तो बॉइलिंग पॉइंट को नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं, जब 1 bar होता है तो उसे हम लोग उसका स्टैंडर्ड बॉइलिंग। अच्छा अब मैं बहुत सिंपल सी बात है, आप मुझे बताओगे, ठीक है, मैं इस सिस्टम पे, ये सिस्टम अभी इक्विलिब्रियम पे था, अच्छा एक पॉइंट तो बताना भूल ही गया, जो चलो वो बाद में बता दूं क्या, हाँ ये देखो, ये यहां पर तीनों लाइंस मिल रही हैं, तो यहां पर इंडिया पाकिस्तान चाइना तीनों किसमें है, तो इसे हम बोलते हैं ट्रिपल पॉइंट। क्या बोलते हैं, ट्रिपल पॉइंट जो होता है ये वो टेम्परेचर होता है, ध्यान देना ये सिर्फ टेम्परेचर नहीं होता है, द कंडीशन या द प्रेशर एंड टेम्परेचर एट विच ऑल द 3 phases coexist in equilibrium। तो जब तीनों फेजेस एक साथ इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करती है, मतलब आइस भी होगी, वाटर भी होगा और वाटर वेपर भी होगी, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रिपल पॉइंट बोलते हैं। वाटर के लिए अगर मैं आपको बताऊं तो 4.58 mmHg प्रेशर, याद नहीं रखना, सिर्फ मैं बता रहा हूं आपको, 4.58 mm, इसको 760 से डिवाइड करो, बहुत लो प्रेशर आ गया, 0.001 atm या उससे भी कम के आसपास, और 0.01 डिग्री सेल्सियस, जो कि एक्चुअली वाटर के फ्रीजिंग पॉइंट के बहुत पास है, तो फिक्स्ड होता है, ध्यान रखना। एक और चीज बताऊंगा मैं आपको, पहले तो समझो, तो 4.58 mmHg और 0.01 डिग्री सेल्सियस पर वाटर के लिए क्या आता है, ट्रिपल पॉइंट आता है। ट्रिपल पॉइंट क्या होता है, जहां पर सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों एक साथ किस में एग्जिस्ट करते हैं, मैंने तीनों एग्जिस्ट करते हैं। बोले यहां तक समझ में आता है। अब एक चीज और ध्यान रखना, किसी भी सब्सटेंस का सिर्फ एक ही ट्रिपल पॉइंट होता है। कहने का मतलब आपको ऐसा लगेगा, मैंने आपसे मान लो पूछा होता है कि मैं इसका प्रेशर बढ़ा दूं, तो फिर किसी नए टेम्परेचर पे ट्रिपल पॉइंट आ जाएगा, नहीं आएगा। यही इंपॉर्टेंट चीज आपसे पूछ सकता है, किसी भी सब्सटेंस का सिर्फ एक ही ट्रिपल पॉइंट होता है, मतलब ये वाटर का ट्रिपल पॉइंट है। अब अगर आपने प्रेशर बदल दिया तो उसका नया ट्रिपल पॉइंट, एक ही ट्रिपल पॉइंट होता है, एक बार आपने प्रेशर बदल दिया तो दोबारा कभी भी ट्रिपल पॉइंट नहीं आएगा। तो मैं यहां पे लिख देता हूं इस चीज को भी, और सब्सटेंस have या has only one triple point, that is if pressure is changed, new triple point is not obtained। तो एक सब्सटेंस का सिर्फ एक ही ट्रिपल पॉइंट हो सकता है। हाँ भाई समझ में आता है ये। अब मेरा सवाल आपसे, मान लो अभी प्रेशर 1 atm था, अब मैंने प्रेशर बढ़ा के 3 atm कर दिया। मुझे आप सिर्फ इतना बता दो कि जब मैंने प्रेशर बढ़ा के 3 atm कर दिया है तो वाटर के मेल्टिंग पॉइंट और उसके बॉइलिंग पॉइंट पे क्या फर्क पड़ेगा। वेरी गुड। तो ये अब आप रटने की जरूरत नहीं, आप ऑब्जर्व करें। हाँ ऑब्वियसली हमको याद रखना पड़ेगा, बट आप समझो मैं यहां से अगर एक और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूं,
तो बताओ ये कौन सी लाइन है, फ्यूजन वाली। तो बताओ ये चीज क्या दिखाएगी आपको, तो ये मेल्टिंग पॉइंट 1 है, तो ये मेल्टिंग पॉइंट 2 है। बताओ मेल्टिंग पॉइंट क्या हुआ है, सही है। बताओ बॉइलिंग पॉइंट का क्या हुआ है, सही है। दैट मीन्स अगर आप आइस की या वाटर की बात कर रहे हो तो आइस के लिए प्रेशर बढ़ाने पर उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, डिक्रीज होता है, ये रहा रीजन। और वाटर के लिए प्रेशर बढ़ाने पर बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, इंक्रीज। तो बॉइलिंग पॉइंट तो चाहे कोई भी लिक्विड हो, प्रेशर बढ़ाने पर हमेशा क्या होगा, इंक्रीज ही होगा। बोलो यहां तक समझ में आता है। चलिए, तो मुझे एक्चुअली यहीं पे दूसरा ग्राफ बनाना था, फिर सारा पॉइंट बाद में आगे लिख दूंगा समराइज करके। तो कलर 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 ये वाला यूज कर लेते हैं। वॉयलेट ले लूंगा, दिखेगा ही नहीं आपको। ये लो तो चल ही रहा है, रेड। बाकी कलर है नहीं, चलो मेरे कीबोर्ड में रहते हैं, वो कीबोर्ड कनेक्ट नहीं, वायरलेस मंगाना पड़ेगा। फिर देखो अगर आपके पास कोई और सब्सटेंस है, फॉर अदर सब्सटेंस, मतलब वाटर के अलावा अगर आपके पास कोई और सब्सटेंस है और उसके लिए अगर आप ट्रिपल फेज डायग्राम बनाएं, तो आप एक बहुत सिग्निफिकेंट चेंज देखोगे ट्रिपल फेज डायग्राम में। आपने ये भी देखा आइस की डेंसिटी वाटर से क्या होती है, कम, लेकिन बाकी सारे सॉलिड्स की डेंसिटी अपने लिक्विड से क्या होती है, ज्यादा। इसलिए आप देखोगे कि ऐसा ही डायग्राम बनेगा, लेकिन जो सॉलिड लिक्विड वाली लाइन है वो उसमें क्या हो जाएगी, चेंज। तो एक दूसरे सब्सटेंस के लिए अगर आप ट्रिपल फेज डायग्राम बनाओ तो वो कुछ इस तरह का बनता हुआ दिखाई देगा आपको। बताओ इधर कौन है, इधर कौन है, इधर कौन है। ये कौन सी लाइन, सब्लिमेशन, ये फ्यूजन, और ये दिख रहा है। अब आप देखो डिफरेंस। अगर मैं यहां पर फिर से प्रेशर एक तो 1 atm लूं, तो बताओ 1 atm पर अगर आप देखोगे तो ये चीज क्या है, मेल्टिंग पॉइंट, और ये बॉइलिंग पॉइंट है। तो मैं बॉइलिंग पॉइंट की बात बाद में कर लेंगे, ठीक है। फिर आप प्रेशर बढ़ा के कर दो 3 atm। तो बताओ जैसे आपने प्रेशर 3 atm किया, सही है। तो बताओ नया मेल्टिंग पॉइंट बढ़ गया है ना। तो ये डिफरेंस है। जहां आइस के लिए प्रेशर बढ़ाने पर मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज होता है, दुनिया के बाकी सारी सॉलिड्स के लिए प्रेशर बढ़ाने पर मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, इंक्रीज। बोलो समझ में आता है, कुछ बोला जरा। और अगर आप बॉइलिंग पॉइंट देखो, तो बॉइलिंग पॉइंट तो बढ़ ही रहा है। तो बॉइलिंग पॉइंट तो चाहे वाटर हो चाहे कोई और सिस्टम हो, सभी के लिए क्या होता है, इंक्रीज होता है। समझ में आता है, दिक्कत है किसी को कोई। तो बस यही होता है आपके पास ट्रिपल फेज डायग्राम या फिर फेज डायग्राम, जिसको आपको पढ़ना आना चाहिए। आई होप मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। अब इसमें जो याद रखना है वो हम अभी समराइज कर रहे हैं, बट आपको ये पॉइंट समझ में आने चाहिए, कैसे हम लोग मेल्टिंग पॉइंट निकालते हैं, कैसे हम लोग बॉइलिंग पॉइंट निकालते हैं। चलो आगे चलिए, तो समराइज करते हैं चीजों को। पहला क्या है, ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर, बताओ इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट होगा, बोल तो दो, टुवर्ड्स हायर डेंसिटी। देखो मोल्स कम हो गए, अरे हाँ, ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस will increase, whereas of other solids will increase। तो अगर आप प्रेशर बढ़ाओगे तो आइस का मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज होगा और बाकी सॉलिड्स का क्या होगा, इंक्रीज। तीसरा, अगर आप किसकी बात कर रहे हैं, बॉइलिंग पॉइंट की, on increasing pressure boiling point of a liquid increases। तो जब भी आप एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ाओगे, लिक्विड जो बॉइलिंग पॉइंट है वो हमेशा क्या होगा, इंक्रीज होगा। हाँ भाई,
तो देखिए ये हमारे एक दो छोटे छोटे क्वेश्चन, यहीं पे अपना चैप्टर बस खत्म हो गया है, ठीक है। इसमें और ज्यादा कुछ आपका सीखने का है नहीं। इसमें एक दो छोटे छोटे इक्विलिब्रियम और आते हैं, गैस का लिक्विड में इक्विलिब्रियम, तो मैं उसका आइडिया दे देता हूं, बाकी उसमें ऐसा कोई बहुत इंपॉर्टेंट होता नहीं है। तो देखें ये तो फेज इक्विलिब्रियम थे ही आपके, उसके अलावा आपके पास कई बार आपको मिलता है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस, तो इसमें कुछ सिखाने का है नहीं आप लोगों के पास, गैसेस इन लिक्विड्स, यानी ये बेसिकली गैस और लिक्विड का इक्विलिब्रियम है। इक्विलिब्रियम भी अलग तरह का है, ये सॉल्युबिलिटी है, मतलब आप किसी गैस को पानी में डिसॉल्व करो, तो आप बचपन से पढ़ते आए हो, कोका कोला, पेप्सी, सॉफ्ट ड्रिंक, तो आप सभी जानते हैं प्रेशर बढ़ाते हैं तो सॉल्युबिलिटी गैस की बढ़ती है, और टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो सॉल्युबिलिटी क्या होती है, डिक्रीज होती है। तो यहां पर आपके पास क्या होती है, गैस होती है, इस गैस को आप डिसॉल्व करते हो एक सॉल्वेंट में, जैसे CO2 गैस डिसॉल्व्ड इन सॉफ्ट ड्रिंक, ठीक है। तो यहां पर जो CO2 होती है वो डिसॉल्व फॉर्म में रहती है। अब आप ये बता दो मुझे, बताओ CO2 की सॉल्युबिलिटी कब बढ़ेगी, हाई प्रेशर एंड हायर सॉल्युबिलिटी, ठीक है। तो एक बार एनसीईआरटी में इस पेज को पढ़ लें, बाकी कुछ है नहीं इसके अंदर, और यहीं पे आपका चैप्टर समाप्त होता है इन दो क्वेश्चंस के साथ। ए, फेवरेबल कंडीशन फॉर्मेशन ऑफ डायमंड आर, डायमंड बनाना है तो देखो डायमंड की डेंसिटी ज्यादा है, प्रेशर बढ़ाने पर रिएक्शन कहां जाएगी, बैकवर्ड। एक तो टेम्परेचर हाई होना चाहिए, सॉरी प्रेशर हाई होना चाहिए, और रिएक्शन कैसी है, एक्सोथर्मिक, बैकवर्ड लानी है तो टेम्परेचर भी क्या होना चाहिए, हाई। वो इसीलिए बनता है, वो जो बचपन में सीखा है आपने उसका रीजन ये है। देखो ये है नयन और ये है चक्षु, दोनों को खोलो और ध्यान से पढ़ो क्या लिखा हुआ है। डायमंड बनाना है मेरे दोस्त, डायमंड, बैकवर्ड लाना है रिएक्शन को, हीरे बनो। हाँ आप बनने वाले हो। For an equilibrium H2O solid, H2O liquid, which of the following statements is true? First, the pressure changes do not affect the equilibrium. गड़बड़ है। More of ice melts if pressure on the system is increased. सही है ही। आप वैसे भूल जाओ ना, समझना बहुत सिंपल सी बात, अगर आपके दोनों हाथों बीच में आइस को लेकर दबाएं तो आइस मेल्ट होती है और जम जाती है। ऐसे याद रख लेना, याद हो जाएगा आपको, भूल भी जाओ बाय चांस तो। वहीं अगर आप आयरन को लेकर दबाओ, ऐसे करोगे, आई नहीं दबा सकते हैं इसको मेल्ट करके दिखा दो प्रेशर से, पर आप आइस को प्रेशर से मेल्ट कर सकते हो। हाँ भाई, मोर ऑफ लिक्विड फ्रीजेस इफ प्रेशर ऑन द सिस्टम इज, गलत है। प्रेशर बढ़ाने पर ये सिस्टम कहा जाता है हायर डेंसिटी की तरफ, तो हायर डेंसिटी कौन है, वाटर, तो फॉरवर्ड जाएगा। द प्रेशर चेंजेस में इंक्रीज और डिक्रीज द डिग्री ऑफ एडवांसमेंट ऑफ द रिएक्शन डिपेंडिंग अपॉन द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम। ये कह रहा है कि प्रेशर बढ़ाने पर रिएक्शन फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों जा सकती है डिपेंडिंग ऑन द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम। तो कुछ हद तक ये भी सही है, बट मोस्ट अप्रोप्रिएट इनमें से कौन है, ठीक है। सो मोर ऑफ आइस मेल्ट्स इफ प्रेशर ऑन द सिस्टम इज इंक्रीज्ड। मतलब ये कहना चाह रहा है कि प्रेशर चेंजेस है वो इस रिएक्शन के फॉरवर्ड और बैकवर्ड जाने की टेंडेंसी को बढ़ा सकते हैं ना, में इंक्रीज और डिक्रीज द डिग्री ऑफ एडवांसमेंट ऑफ द रिएक्शन
डिपेंडिंग अपॉन द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम। तो किसी एक गिवन टेम्परेचर पे अगर आप प्रेशर बढ़ाओगे तो रिएक्शन फॉरवर्ड जा रही है, कम करोगे तो बैकवर्ड। तो ये भी सही है, बट जो इंपैक्ट है प्रॉपर वो तो ये दिखेगा, प्रेशर अगर आप बढ़ाओगे तो आपको ज्यादा लिक्विड मिलेगा। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट इनमें से कौन है? बी। कर सकते हैं। चलिए, तो यहीं पे आपका चैप्टर समाप्त होता है केमिकल इक्विलिब्रियम।